प्रैक्टिस नंबर 39 पर हम बात करेंगे। आज हमारा प्रैक्टिस नंबर सेट जो है 39 है और जैसे कि आप इसे समझ गए होंगे मैटर से ही कि आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक भारत पर। मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ से शुरू हो रही है और मॉडर्न हिस्ट्री का हमारा जो पहला टॉपिक है वो यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन से है। तो इन्हीं यूरोपीय कंपनियों के जो स्थापना है या जो इनका जो कब कब ये स्थापित हुए, कैसे कैसे ये भारत में आए, उन्हीं के क्रम पर थोड़ी सी बात करेंगे। फिर यहाँ से जो क्वेश्चन है उन पर हम चर्चा करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर हम बैकग्राउंड को लेकर के चलते हैं कि किस बैकग्राउंड में यूरोपीय कंपनियां भारत में आई, इनका क्या उद्देश्य था, आरंभिक उद्देश्य क्या था, भारत में कैसे ये किस कार्य के लिए आए और बाद में इनका उद्देश्य कैसे परिवर्तित हो गया। तो इसके पीछे की जो वजह है उसको जानने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ चर्चा कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों पर जो जनरली हम किताब में नहीं पढ़ते हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो यूरोपीय कंपनियां थी ये भारत क्यों आई, इसके पीछे के जो कारण हैं वो यूरोप में ही मौजूद थे। यूरोप में ये कारण जो मौजूद थे वो क्या थे? सबसे बड़ी बात यह है कि यूरोपीय कंपनियां जब भारत में आरंभ में आई तो व्यापार करने के लिए आई थी और व्यापार करने का यहाँ पर उद्देश्य ये था कि भारत से सस्ती वस्तुओं को खरीद करके अन्य बाजारों में बेच करके मुनाफा कमाना। इसी उद्देश्य से जो है वास्को डी गामा समुद्री मार्ग की खोज करते करते जब भारत पहुंचा 1498 ईस्वी में दक्षिण में कालीकट बंदरगाह पर जब पहुंचा तो यहां से जो उसने काली मिर्च खरीदी, उस काली मिर्च को जाकर के जब उसने यूरोप के बाजार में बेचा तो उसमें 60 गुना मुनाफा कमाया और इससे प्रेरित होकर के यूरोप के तमाम देशों ने तमाम जो व्यापारिक कंपनियां हैं उनका गठन किया और उनके माध्यम से भारत में व्यापार करने का प्रयास किया, क्योंकि इनको लाभ कमाना इनका प्रमुख उद्देश्य था। यूरोप से भारत आने वाली पहली कंपनी जो है वो या पहला जो यात्री है वो पुर्तगाली था और पुर्तगाली यात्रियों में वास्को डी गामा का नाम सबसे पहले आता है, जिसने भारत में इस समुद्री मार्ग की खोज की यहां तक पहुंचने की। भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने के पीछे का जो कारण है वो तो अपने आप में महत्वपूर्ण है ही, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन यूरोप में जो इस समय हो रहा था 1498 ईस्वी का समय, यानी कि 15वीं जो शताब्दी है उसका अंतिम समय और 16वीं शताब्दी का आरंभ। 16वीं शताब्दी का आरंभ कब से होगा? 1501 से लेकर के 1599 तक के बीच की जो घटना है इसको हम 16वीं शताब्दी कहेंगे। तो 16वीं शताब्दी का जो यूरोप था ये वो यूरोप था जब सामंतवाद की जड़ें कमजोर पड़ रही थी और जो सामंतवादी जो राजशाही या राजतंत्र जो था ये वो एक समाज था जिसके पास पैसे या पूंजी पर्याप्त थी और ये अपनी पूंजी को व्यापार में निवेश करके लाभ कमाना चाहते थे। तो इन्होंने जब अपनी पूंजी को व्यापार में निवेश करने का प्रयास किया तो तमाम देशों के जो एक तरह से शाही परिवार थे उन्होंने व्यापारिक कंपनियों की स्थापना की। जैसे महारानी जो एलिजाबेथ थी इंग्लैंड की, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, या हेनरी द नेविगेटर जो था पुर्तगाल का, उसने तो वास्को डी गामा को भारत भेजा, लेकिन जो भारत में जो कंपनी स्थापित हुई है फ्रांस की, उस समय जो है लुई 14वां वहां का शासक था। तो ये तमाम घटनाएं ये बताती हैं कि अब ये जो खानदानी जो शाही खानदान है ये अब व्यापार में रुचि लेने लगे थे क्योंकि इनके पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी थी। तो शुरुआत में ये जो वहां का जो सिस्टम था उसने व्यापार के लिए तमाम व्यापारिक कंपनियों का गठन किया, व्यापारिक कंपनियों का गठन किया और व्यापारिक कंपनियों का गठन करके इन्होंने खूब सारा मुनाफा कमाया। ठीक है, उसके बाद यूरोप में फिर क्या होता है? औद्योगिक क्रांति होती है। यूरोप में जब औद्योगिक क्रांति होती है तो औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप में बड़ी मात्रा में क्या हुआ है? उत्पादन होता है, बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। अब ये जो औद्योगिक क्रांति के बाद बड़ी मात्रा में उत्पादन हुआ, शुरुआत कहां से हुई? इंग्लैंड से, उसके बाद फ्रांस, जर्मनी आदि यूरोपीय देशों तक भी औद्योगिक क्रांति का जो है एक तरह से प्रसार प्रचार हुआ। जब इनका उत्पादन अधिक होने लगा तो इस अधिक उत्पादन को खपाने के लिए इनको बाजार चाहिए थे। ठीक है, इनको बाजार चाहिए थे और उत्पादन करने के लिए इनको कच्चा माल चाहिए था। तो कच्चे माल की प्राप्ति और निर्मित माल की बिक्री के लिए अब इन्होंने इन दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या किया? उपनिवेशों की स्थापना की। ठीक है, उपनिवेशों की इन्होंने स्थापना की। तो फिर जहां पर ये अपने व्यापार को बढ़ा रहे थे वहीं इन्होंने क्या किया? उपनिवेशवाद किया। तो
इस औद्योगिकरण और व्यापारिक कंपनियों के बीच का जो समय है, इसी को हम बोलते हैं वाणिज्यवाद। क्या बोलते हैं? वाणिज्यवाद। वाणिज्यवाद में व्यापार को बढ़ावा दिया गया। ध्यान दीजिएगा, वाणिज्यवाद का मतलब होता है निर्मित वस्तुओं का व्यापार करना, या जो कृषि से संबंधित वस्तुएं हैं, बनी बनाई वस्तुओं को ले जाकर के बेचना, इसको व्यापार कहते हैं। और औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है नई वस्तुओं का उत्पादन करना या उनको मैन्युफैक्चर करना। इसके बाद जब औद्योगिक क्रांति हुई तो जो उपनिवेशों की इनको आवश्यकता हुई, तो यहीं से साम्राज्यवाद का आरंभ हुआ। ठीक है, इन्होंने अपनी साम्राज्य की स्थापना की। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की यहां से आवश्यकता महसूस हुई, तो ये इन्होंने किया। उपनिवेशवाद हुए, जैसे कि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, ऐसे ही जो अफ्रीका है इनमें कई देशों के उपनिवेश थे। अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने अपने उपनिवेश बनाए। उद्देश्य क्या था? ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना, अब बाजार को नियंत्रण में रखना, कच्चे माल को नियंत्रण में रखना। ठीक है, और इसके अलावा फिर इन्होंने राजनीति में भी हस्तक्षेप करना शुरू किया, पूरी शक्ति अपने हाथ में ले ली और ये स्वयं बन गए मदर कंट्री। और जो इनके उपनिवेश थे उनको इन्होंने अपना गुलाम माना है। जैसे 1858 के जो अधिकार पत्र है उसके द्वारा इंग्लैंड की महारानी ने भारत को अपनी जनता कह के संबोधित किया और इसके द्वारा फिर भारत को अपना उपनिवेश बना लिया गया। तो इन्हीं सभी घटनाक्रम से हम देखते हैं कि वो कौन सी शुरुआत थी जहां से ये सारी चीजें शुरू हुई। यानी कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन की जो प्रक्रिया है वो कैसे कैसे शुरू हुई और कहां कहां से इनका शुरुआत मानी जाती है, इनका क्या प्रभाव पड़ा, बहुत सारी घटनाएं आगे आएंगी। ये देखिए कंपनियों की स्थापना का समय है। ध्यान दीजिएगा, ये कंपनियों के आगमन का समय नहीं है, ये क्रम नहीं है, ये किसका क्रम है? स्थापना। तो यहां पर एस्तादो द इंडिया नाम से पुर्तगाली कंपनी की स्थापना होती है। कब होती है? 1498 ईस्वी में। अब सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि यूरोप की वो कौन सी पहली कंपनी थी जिसे ईस्ट इंडिया में या पूर्वी देशों में व्यापार के लिए बनाया गया था, या पूर्वी देशों में व्यापार के लिए बनाई जाने वाली पहली यूरोपीय कंपनी कौन सी थी? तो वो पुर्तगाली कंपनी थी। और इसका नाम भी पूछा जाता है कि पुर्तगाली कंपनी किस नाम से बनी थी? तो एस्तादो द इंडिया से। समय के हिसाब से आप देख सकते हैं 1498 में सबसे पहले। उसके बाद यहां पर नंबर आता है, देखो स्थापना के समय से नंबर ये 1600 ईस्वी में आता है। किसका? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नंबर आता है, क्योंकि ये 1600 ये 1602 है। ठीक है, तो 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई। इसके अलावा और पूछा जाता है, आगे प्रश्न भी आएगा कि जब ब्रिटिश, क्योंकि भारत पर जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी, और जब वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत में मुगल शासक जो है वो अकबर था। ठीक, तो इसके बाद ये जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई वेरगिदे ओस्ट इंडशे कंपनी के नाम से 1602 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद कंपनी देश इंडिया ओरिएंटलेस, ये नाम अपनी अपनी स्थानीय यूरोप की भाषा में है तो थोड़ा सा अलग है। ये 1664 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। ये किसकी कंपनी थी? ये फ्रांस की कंपनी थी। ठीक है, ये फ्रांसीसी कंपनी थी। इसके अलावा डेन ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है 1616 ईस्वी में। ये गठन का इनका क्रम था। अगर हम इनको तारीख के हिसाब से लगाएंगे तो हम देखते हैं कि सबसे पहले नंबर पर जो है वो पुर्तगाली कंपनी का गठन होता है, दूसरे नंबर पर ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है, तीसरे नंबर पर जो है ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है। इसके अलावा तारीख के हिसाब से 1616 ईस्वी में चौथे स्थान पर आ जाती है कौन? चौथे स्थान पर डेन ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है, और पांचवें और अंतिम स्थान पर आ जाती है फ्रांस की कंपनी। ठीक है, फ्रांसीसी कंपनी आ जाती है। लेकिन भारत में इनके आने का क्रम इस प्रकार था। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है, भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम क्या था? व्यापारिक कंपनी थी, यानी कि व्यापार करने के लिए आई थी। अब कंपनियों का स्वरूप अलग अलग था, उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले पुर्तगीज आए भारत में व्यापार करने के लिए, उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेन आए, और सबसे अंत में फ्रांसीसी आए। ठीक है, सबसे अंत में कौन आए? फ्रांसीसी। प्रश्न पूछा जाता है कि यूरोप की कौन सी शक्ति है जो सबसे पहले भारत में आई और सबसे बाद में गए? तो वो पुर्तगाली थे, सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। आगे प्रश्न आएंगे, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये।
ये इसकी शुरुआत है। ठीक है, इनमें जो ये फ्रांसीसी कंपनी थी और ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि ब्रिटेन और फ्रांस का यूरोप में किसी न किसी बात को लेकर के झगड़ा होता रहता था, लड़ाइयां होती रहती थी और उसका प्रभाव भारत पर पड़ता था। जैसे कर्नाटक युद्ध जो हुए हैं भारत में, तो भारत में कर्नाटक युद्ध किसके बीच में हुए हैं? ब्रिटेन और फ्रांसीसियों के बीच में हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इन दोनों के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था यूरोप में। तो यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध में जब ब्रिटेन और फ्रांस आमने सामने थे तो उसका असर हमको भारत में भी दिखाई दिया। यहीं पर जो मैसूर राज्य था, टीपू सुल्तान और उनके पिता हैदर अली थे, उन्होंने फ्रांस का साथ दिया था। नेपोलियन के साथ टीपू सुल्तान का पत्र व्यवहार भी होता था और इसी से नाराज होकर के अंग्रेजों ने भारतीय राज्यों की विदेश नीति को अपने हाथ में लेने के लिए सहायक संधि का प्रस्ताव रखा और इसके द्वारा कई राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने का काम किया है। आगे इस पर हम और व्यापक चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहां पर यह समझ में आ गया, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये एक प्राइवेट कंपनी थी जिसका सबसे बड़ा हिस्सा ब्रिटिश महारानी का था। और लेकिन ये जो फ्रांसीसी कंपनी थी ये सरकारी कंपनी थी, यानी कि ये पूरी तरह से फ्रांस की सरकार, जो कि उस समय लुई 14वां था, लुई 14वां फ्रांस का उस समय शासक था जब फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई। ये पूरी तरह से सरकारी कंपनी थी। ध्यान देना, पूरी तरह से सरकारी कंपनी होने का मतलब है कि इसमें 100% पैसा किसने लगाया था? फ्रांस की सरकार ने लगाया था। इसीलिए फ्रांस की सरकार का इस पर पूरा नियंत्रण था। लेकिन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह एक प्राइवेट कंपनी थी और इसमें ब्रिटिश महारानी के साथ साथ अन्य जो पूंजीपति हैं उन्होंने भी अपना पैसा लगाया था। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा क्योंकि ब्रिटिश महारानी का लगा था, इसलिए सबसे ज्यादा उस पर जो नियंत्रण था, जो प्रभाव था, वह भी ब्रिटेन की महारानी का ही था। अब चलते हैं इसके आगे जो प्रश्न यहां से बने हैं उन पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न से पहले देखो, ये एक मैप दिया हुआ है यूरोपियन ट्रेडिंग सेंटर, यानी कि जब प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के किस किस क्षेत्र में कौन कौन से यूरोपीय देशों ने कहां कहां पर अपनी कंपनियां स्थापित की थी, तो उससे रिलेटेड है। इस मैप को आप स्कैन कर सकते हैं। इसमें जो ये पूरा साइन दिया हुआ है, कौन सी पुर्तगीज कंपनी है, यानी कि जिस तरह के ये जो निशान बने हुए हैं ये पुर्तगीज कंपनी है और जहां पुर्तगाल और ब्रिटिश दोनों की है वहां पर ये रेड साइन भी बना हुआ है। ठीक है, ये स्टार और रेड साइन, ये इनके साइन का मतलब समझे। जहां स्टार बना हुआ है ये पुर्तगीज कंपनी है, पुर्तगाली की। जहां पर ये रेड साइन बना हुआ है ये ब्रिटेन की कंपनियां हैं। जहां पर ये आपका स्क्वायर में बना हुआ है इस तरह का, ये फ्रांस की कंपनियां हैं और जो ट्रायंगल शेप में है ये डच की कंपनियां हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, कई सारे प्रश्न यहीं से निकल के आएंगे अगर आप इस मैप को समझ लेंगे। जैसे प्रश्न बनता है इनमें से किस स्थान पर पुर्तगाली कंपनी नहीं थी, या कौन कौन से स्थान पर पुर्तगालों की व्यापारिक कंपनियां थी। बहुत प्रश्न आने वाले हैं आगे, तो ये मैप को आप बढ़िया से समझ लीजिए कहां कहां पर कंपनियां थी। देखो ये ढाका है, यहां पर ये ढाका यहां दिखाया गया है और ये आपका पूरा ये चटगांव है। चटगांव में बहुत सारी कंपनियां थी। चिंसुरा है ये। ठीक है, तो ये जो स्थान है, स्थान के नाम यहां पर लिखे हुए हैं और जिनकी फैक्ट्रियां हैं वो इन साइन से बताया गया है। तो ये साइन चिन्ह और इन नामों से आप पता कर सकते हैं कि यूरोप की जो तमाम कंपनियां भारत में व्यापार करने आई उन्होंने कहां कहां पर अपनी कंपनियां या फैक्ट्रियों की स्थापना की थी। ठीक है, अब चलते हैं सीधे प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसने वास्को वास्को डिगामा का कालीकट में स्वागत किया था। ठीक है, वास्को डिगामा से संबंधित एक मैप भी यहां दिया हुआ है। यह है वो मैप जिस रूट से वास्को डिगामा भारत में आया था। ठीक है, कहां से आया था? पुर्तगाल से आया था। ये पुर्तगाल से आया था। पुर्तगाल का जो राजकुमार था यहां पर, क्या नाम था उसका? पुर्तगाल के राजकुमार का नाम था हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर को समुद्री अभियानों में बड़ी रुचि थी, तो जब दिशा सूचक यंत्र आ गए, नक्षत्रों के बारे में जानकारी मिल गई, तो आगे मौसम के बदलाव से संबंधित जानकारियां, डायरेक्शन बताने वाली जानकारियां जब उपलब्ध हुई, तो इन्हीं से लैस तमाम नाव या जहाज तैयार करके इन्होंने जो एक तरह से विश्व के दुनिया की खोज के लिए अपने नाविकों को भेजा। उसी क्रम में वास्को डिगामा भारत आया। वास्को डिगामा से पहले जो बार्थलोम था वो आया और वो यहां से वापस चला गया, जिसे केप ऑफ गुड होप कहा गया था। तो अफ्रीका की खोज बार्थोलोमा ने की। लेकिन
दूसरा जो पुर्तगाली यात्री था जो वास्को डी गामा, वो जब आया तो उसने ये वाला रूट लिया। देखो ये यहाँ से लिस्बन से आया था और ये वाले रूट को फॉलो करते हुए वास्को डी गामा इस तरह से यहाँ पर जो है ये यहाँ पर आया है और इसमें इसकी सहायता एक गुजराती व्यापारी ने की। ये है कालीकट, जहां सबसे पहले वास्को डी गामा पहुंचा था। ठीक है, सबसे पहले वास्को डी गामा यहां पर पहुंचा था। ये वापस जाने का है इसका रास्ता। वास्को डी गामा वापस गया है, इस जो जिगजैग वाला रास्ता है ना, इससे वापस गया है, लेकिन वो आया सीधे कालीकट था। ये ऊपर कन्नौर लिखा हुआ है तो कन्नौर उस समय नहीं गया था। वापस जाते समय ये वाला रास्ता लिया, लेकिन आते समय ये वाला रास्ता उसने लिया। ठीक है, कालीकट। तो पूछा गया है प्रश्न में कि जब वास्को डी गामा यहां पर आया तो कालीकट का कौन सा राजा था, शासक था, जिसने उसका स्वागत किया था? जो कोलंबस था, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। कोलंबस भी पुर्तगाल का ही था। ठीक है, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की और ये समुद्री मार्गों की खोज थी। ऐसा नहीं है कि भारत की पहचान नहीं थी पश्चिमी जगत से, इससे पहले पहचान थी, लेकिन व्यापार दूसरे रास्ते से होता था। यानी कि जब तक ये समुद्री मार्ग की खोज नहीं हुई थी तब तक भारत का पश्चिमी देशों के साथ जो व्यापार होता था वो कैसे होता था? वो इस प्रकार से होता था, इस रास्ते से। ठीक है, इस रास्ते से होकर के इस प्रकार से भारत का व्यापार होता था। लेकिन यहां पर जो ऑटोमन एम्पायर है, ऑटोमन एम्पायर ने जब तुर्की पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, और तुर्की को गेटवे ऑफ यूरोप भी कहा जाता है, यानी कि यूरोप का द्वार भी कहा जाता है। तो जब तुर्की वाले पूरे क्षेत्र में ऑटोमन एम्पायर ने कब्जा कर लिया तो ऐसे में पश्चिमी जगत का भारत के साथ जो स्थल मार्ग से व्यापार होता था वो बाधित हो गया और इसी वजह से फिर इन्हें नए रास्ते की तलाश थी। और जब जो पश्चिमी देश है, खासतौर से यूरोप है, यहां पर भारत के या यहां पर गर्म मसालों की बहुत ज्यादा डिमांड थी और ये गर्म मसाले ना केवल भारत बल्कि पूरी दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से वहां पर सप्लाई किए जाते थे। पर रास्ता तो ऑटोमन एम्पायर की वजह से यहां पर ब्लॉक हो गया, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर ने रोमन एम्पायर को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो उसकी वजह से यहां पर रास्ता जो है बंद हो गया। अब यूरोपीय देशों के लिए स्थल मार्ग के द्वारा भारत और अन्य पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना असंभव हो गया। लेकिन यूरोप में या पश्चिमी देशों में गरम मसाले की बढ़ती हुई मांग, खासतौर से काली मिर्च की बढ़ती हुई मांग बहुत आवश्यक थी। और मांग इसलिए थी, आप लोग जानते ही होंगे, अगर स्टार्टिंग से पढ़े ही होंगे, कि गरम मसालों की डिमांड सर्दियों में और ज्यादा बढ़ जाती थी, क्योंकि वहां पर इतनी ठंड पड़ती थी कि वो मांस को जब प्रिजर्व करके रखते थे तो उसे गरम मसाले में लपेट के रखते थे। जैसे हम अचार डाल के रखते हैं तो लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, तो वो इसी तरह से मीट को सर्दियों के लिए जब प्रिजर्व करते थे तो उसको गरम मसाले में लपेट करके रखते थे। ऐसे में गरम मसालों की डिमांड जो यूरोप में थी बहुत जबरदस्त थी। लेकिन जो स्थल मार्ग है वो अवरुद्ध होने के कारण अब एक नए मार्ग की तलाश करनी थी और इसी नए मार्ग की तलाश में समुद्री मार्ग की खोज करता हुआ वास्को डी गामा इस प्रकार से भारत पहुंचा। कब पहुंचा है? ये भारत पहुंचा है 1498 ईस्वी में। और जब यहां से वास्को डी गामा ने काली मिर्च को खरीदा और यूरोपीय बाजार में बेचा तो 1 रुपए की मिर्च 60 रुपए की जाकर के। काली मिर्च का बड़ा ही ऐतिहासिक महत्व पीछे भी हम देखेंगे। काली मिर्च को यवन प्रिय भी कहा जाता है क्योंकि यह यवनों को बहुत प्रिय था, इसलिए यवन प्रिय इसको कहा जाता है। ठीक है, जब वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से कई गुना ज्यादा लाभ कमाया तो यह सुनकर के यूरोप के बाकी देशों को भी अधिक से अधिक लाभ कमाने की प्रेरणा मिली और एक के बाद एक तमाम यूरोपीय कंपनियां भारत में और अन्य पूर्वी एशियाई देशों में व्यापार करने के लिए प्रेरित हुई। ठीक है, अब ये जो प्रश्न है इसका जो उत्तर है आप समझ ही गए होंगे कि किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था, तो वो था जमोरिन। ठीक है, जमोरिन जो है उस समय कालीकट का शासक था। उसने पुर्तगाली का या वास्को डी गामा का भारत में विरोध नहीं किया बल्कि उसका भारत में उसने स्वागत किया। लेकिन इसी समय कालीकट में व्यापार करने वाले जो अरब व्यापारी थे, ठीक है, जो अरब व्यापारी थे जो कि बड़ी ही आसानी से स्थल मार्ग के द्वारा भारत से व्यापार करते थे और भारत जो दक्षिणी भारत है वो गरम मसालों के लिए आज भी फेमस है, उस टाइम पर भी फेमस था। तो ये जो अरब व्यापारी थे वो कालीकट में पहले से थे, व्यापार करते थे। इन्होंने क्या किया है? विरोध किया है। ये प्रश्न भी पूछा गया है। ठीक है, जब वास्को डी गामा दक्षिण में पहुंचा, कालीकट में पहुंचा, तो इसका विरोध किसने किया? अरब व्यापारियों ने विरोध किया। लेकिन जमोरिन ने क्या किया? इसका समर्थन किया या स्वागत किया है, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जब डेट जो है इसकी किस दिन पहुंचा था? 20 मई 1498 ईस्वी की वो तारीख थी जब पहली बार वास्को डी गामा
पहली बार वास्को डी गामा एक नए रास्ते से, जिससे अब से पहले कोई भी नहीं आया था, उस नए रास्ते से पहली बार ये आया और इसको यहां तक आने में 90 दिन लग गए। जो अभी मैप हमने देखा था ना, जैसे पुर्तगाल से चला था ये लिस्बन से, और वहां से इसको भारत के काली तट पर आते आते कितने दिन लग गए? 90 दिन का समय इसको लगा। और इसमें इसकी जो सहायता की वो किसने की? इसकी सहायता एक गुजराती व्यापारी ने की जिसका नाम था अब्दुल मजीद। ठीक है, अब्दुल मजीद नामक एक गुजराती व्यापारी ने यहां पर जब ये समीप पहुंच गया था सीमा के, तो वहां पर इस व्यापारी नाविक ने इसकी वास्को डी गामा की सहायता की और उसके सहायता से ही ये कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। ठीक है, और कालीकट कहां पर है? कालीकट है केरल में। ठीक है, कालीकट केरल में स्थित है, तो यहां पर ये पहुंचा। तो समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न से पहले ये कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, क्योंकि जिस दिन टॉपिक शुरू होता है उस दिन ज्यादा जानकारियां होती हैं, उसके बाद फिर अगले 2-3 दिन उसी टॉपिक से क्वेश्चन चलते हैं, तो उतना मेहनत नहीं पड़ती। लेकिन जिस दिन वो शुरू किया जाता है टॉपिक, उस दिन व्याख्या करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मैटर यहाँ पर लेना पड़ता है। तारीखों के साथ महत्वपूर्ण यहाँ पर घटनाक्रम दिया हुआ है। तो महत्वपूर्ण तिथियों में पहला जो तथ्य है वो क्या है? वास्को डी गामा का भारत आगमन 1498 में। उसके बाद द्वितीय पुर्तगाली यात्री केब्राल का भारत आगमन। वास्को डी गामा के बाद कौन आया? वास्को डी गामा के आने के 2 साल बाद ही दूसरा पुर्तगाली यात्री आया जिसका नाम था केब्राल। ठीक है, अगला फैक्ट क्या है? 1502 में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया। इनके जाने के 2 वर्ष बाद, यानी कि दोबारा आया वास्को डी गामा फिर से भारत की यात्रा पर। ठीक है, फिर अगली घटना क्या है? 1510 ईस्वी में, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। 1510 ईस्वी में गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया, और गोवा तटीय क्षेत्र था, बेहद महत्वपूर्ण था। गोवा पर अधिकार करने का मतलब था पश्चिमी व्यापार पर अधिकार कर लेना। तो गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार 1510 में हुआ था। ठीक है, आगे बताएंगे गोवा किससे छीना था इन्होंने। अगला प्रश्न है 1530 ईस्वी में, फैक्ट है ये, 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा पुर्तगालियों की राजधानी बना। यानी कि आरंभ में पुर्तगालियों की राजधानी कहां पर थी? कोचीन। लेकिन जब गोवा इनको मिल गया तो इन्होंने राजधानी बदल के कहां कर दिया? गोवा में कर दिया। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ये सारे फैक्ट हम पढ़ चुके हैं। एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है, 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंबई को दहेज में ब्रिटेन के राजा को दे दिया। ये क्या बात हुई भाई? तो जब शुरू में बंबई जो है ये पुर्तगालियों के कब्जे में था, लेकिन पुर्तगाली राजकुमारी जिनका नाम था कैथरीन, इनका विवाह जो है उस समय के ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय से हुआ, और इस विवाह में उपहार या दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने बंबई को उठा करके दे दिया। किसको? बंबई को उठा करके ब्रिटेन को सौंप दिया, क्योंकि ब्रिटेन के जो शासक हैं उनका विवाह पुर्तगाली राजकुमारी के साथ हुआ था। ठीक है, तो 1661 ईस्वी में बंबई किसके पास आ गया? बंबई अंग्रेजों के हाथ में आ गया, या हम ये कहें कि ब्रिटेन के राजा के हाथ में आ गया। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको 1668 ईस्वी में जो वहां के महाराजा थे उन्होंने बंबई को किराए पर दे दिया। तो 1668 ईस्वी में बंबई किसके पास आ गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में चला गया। ठीक है, और 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। इसके अलावा 1690 ईस्वी में जॉर्ज चारनाक ने कलकत्ता की स्थापना की। 1759 ईस्वी में बेदरा की लड़ाई में अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया और भारतीय व्यापार से बेदखल कर दिया, बाहर कर दिया, डचों को बाहर कर दिया। कौन सा युद्ध था वो? बेदरा का युद्ध था। ठीक है, 1760 ईस्वी में वॉन्डिवॉश के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित करके भारतीय व्यापार से बाहर कर दिया। तो ब्रिटेन ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी 2 प्रतिस्पर्धियों को, डचों को और पुर्तगालियों, डचों को और फ्रांसीसियों को बाहर कर दिया। डचों और फ्रांसीसियों
फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने अलग अलग युद्धों में पराजित करके भारत से बाहर कर दिया और धीरे धीरे अन्य को भी। तो इसी प्रकार से क्या हो गया, भारत के व्यापार पर इनका एकाधिकार हो गया अंग्रेजों का। ध्यान देना, 1857 तक हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं और 1858 के अधिकार पत्र के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर सीधे क्राउन का अधिकार भारत पर आ गया था। तो अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ही ब्रिटेन की पहचान यहां पर होगी। 1708-9 ईस्वी में ब्रिटेन की दो प्रतिद्वंदी कंपनियां थी, उनको आपस में मिला दिया गया, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से फाइनली जाना गया। ठीक है, ये क्या है, प्रमुख पुर्तगाली वायसराय हैं जो कि प्रश्न में पूछे गए हैं आगे। प्रथम और उसके आगे फिर दिया गया है क्रमशः प्रमुख पुर्तगाली वायसराय या गवर्नर। सबसे पहला जो था, जो प्रमुख पुर्तगाली वायसराय, नहीं ये वायसराय प्रथम नहीं था, यहां पर ध्यान देना, ये भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था, प्रथम वायसराय नहीं था। प्रथम वायसराय था ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय था। ठीक है, फिर से हम बता देते हैं, भारत का प्रथम पुर्तगाली वायसराय वास्को डी गामा नहीं बल्कि कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, और ये इसका टाइम है। ठीक है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क का टाइम ये है और नीनो दी कुन्हा का नाम ये है। इसी नीनो दी कुन्हा के समय में 1530 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारिक केंद्र यानी कि राजधानी कोचीन से बदल करके गोवा में कर दी गई थी। उस समय पुर्तगालियों का वायसराय नीनो दी कुन्हा था। ठीक है, भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इसे माना जाता है अल्बुकर्क को। संस्थापक कौन थे, वैसे तो अल्मीडा है लेकिन वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क है। यह पहला वायसराय है पुर्तगालियों का, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहां पर दूसरा प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है, व्याख्या थोड़ी सी लंबी हो गई लेकिन आगे के प्रश्न आसान हो जाएंगे इससे। प्रश्न नंबर 2 कहता है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। ये दुर्ग क्या थे, ये वास्तव में दुर्ग इनके व्यापारिक केंद्र ही थे। ठीक है, ये व्यापारिक केंद्र हुआ करते थे और इन्हीं व्यापारिक केंद्र की बाद में किलेबंदी ये कर लिया करते थे। जब इनकी किलेबंदी हो जाती थी तब इन्हीं को दुर्ग के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इन्हीं को दुर्ग के नाम से जाना जाता था। तो यहां इसी को फैक्ट्री भी कह सकते हैं। अगर कभी इस तरह से प्रश्न आए ना कि भारत में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री, पहला व्यापारिक केंद्र, पहला दुर्ग, तो उन सबका उत्तर एक ही होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो पूछ रहा है कहां पर स्थापित की, ए अंजीदेव में, बी कन्नौर में, सी कोचीन में और डी गोवा में। तो सही उत्तर होगा सी कोचीन में, यानी कि जो इनका आरंभिक जो दुर्ग था जिसको आप राजधानी कह सकते हैं वो कोचीन में था और इसे 1530 में बदल करके गोवा कर दिया गया था। बहुत महत्वपूर्ण है ये, ध्यान में रखेंगे इसको। अगला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था। पुर्तगाली उपनिवेश या भारत में पहला पुर्तगाली जो वायसराय था या गवर्नर था वो कौन था। ए डियाज, बी वास्को डी गामा, सी अल्मीडा, डी अल्बुकर्क। पीछे अभी हमने देखा अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय था लेकिन वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है क्योंकि अल्बुकर्क ही, जैसे प्रश्न आया है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इसका अर्थ हो जाएगा वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क, क्योंकि अल्बुकर्क ही वो व्यक्ति था जिसने भारत में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित की। इसने भारतीय महिलाओं का विवाह पुर्तगाली जो सैनिक थे या जो अधिकारीगण थे उनसे कराया, जिनसे उत्पन्न संतानों को पुर्तगालियों की संज्ञा दी गई और तमाम पुर्तगाली बस्ती स्थापित कराई अल्बुकर्क ने। तो स्थायी रूप से भारत में इसने पुर्तगाली बस्ती स्थापित करके अपनी शक्ति या पुर्तगाल की शक्ति को यहां पर बसाने का काम किया था, इसीलिए इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है पुर्तगाली शक्ति का। ठीक है, और इसका जो समय है 1509 से 1515 तक, 1509 ईस्वी से लेकर के 1515 ईस्वी तक यह भारत में वायसराय या गवर्नर के रूप में रहा है। इसने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य किया कि 1510 ईस्वी में
1510 ईस्वी में इसने गोवा पर अधिकार कर लिया। और गोवा किसके पास था इस समय? बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह के पास था। ठीक है, तो बीजापुर से गोवा को छीनने का काम किसने किया है? अलबुकर्क ने। बहुत महत्वपूर्ण था ये। इसके अलावा इसने और क्या किया? दूसरा महत्वपूर्ण कार्य, इसने 1511 ईस्वी में मलक्का को जीता। 1511 ईस्वी में इसने मलक्का को अपने अधिकार में ले लिया। और मलक्का कहां था? दक्षिण पूर्वी एशियाओं देशों के साथ व्यापार करने के लिए मलक्का एक बहुत बड़ी मंडी था। तो इस पर इसने अधिकार करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन यहां पर किया था। ठीक है, और इसी ने गोवा में सिक्के ढालने की टकसाल स्थापित की थी। अलबुकर्क ने एक टकसाल बनाई। टकसाल मतलब जहां पर सिक्के ढाले जाते हैं। कहां पर? गोवा में। ठीक है, तो कुछ स्थायी सुधार के कार्य किए जिसकी वजह से पुर्तगालियों का यहां पर स्थायित्व बना। हालांकि अंग्रेजों ने बाद में पुर्तगालियों को युद्ध में हरा करके बाहर कर दिया था, लेकिन इसने ये प्रयास बहुत ज्यादा किया था। ठीक है, अगला प्रश्न आ गया, निम्न में से कौन सी एक फसल है जो भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी? ठीक है, इनमें से कौन सी एक है? वैसे तो 3 फसलें हैं जो पुर्तगाली भारत में लेकर के आए, लेकिन इनमें से कौन सी एक फसल है जो कि पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाई गई थी? ए अफीम, बी कॉफी, सी पान और डी मिर्च। तो सही आंसर होगा डी मिर्च। ठीक है, मिर्च के अलावा ये और क्या क्या लेकर के आए? मिर्च के अलावा ये आलू की खेती भारत में लेकर के आए और ये तंबाकू लेकर के आए। ठीक है, ये कुछ चीजें अच्छी लेकर के आए, कुछ चीजें बेकार लेकर के आए। तंबाकू, जिसे आज दाने दाने में केसर का दम हम कह करके बड़ा एंजॉय करते हैं, और यकीन मानिए ये दाने दाने में केसर का दम नहीं है, ये दाने दाने में कैंसर का दम है। सच्चाई यही है, लेकिन पूंजीवादी सोच के तहत लोगों को भटकाने के लिए इस तरह के जो भ्रामक विज्ञापन है, तो अपना दिमाग लगा करके ही ये चीजें इस्तेमाल करें। बहुत ही हानिकारक है, जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ना करें। ठीक है, कंपनी क्लेम कर दे कि मेरे ऊपर किसका हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो तंबाकू जो है ये भारत में कौन लेकर के आया? पुर्तगाली लेकर के आए। आलू भी लेकर के आए, मिर्च भी लेकर के आए। देखो, पान जो है ये भारत का ऐतिहासिक उत्पाद है। आरंभिक समय से भारत में पान की खेती हो रही है। बनारस का पान तो विश्व प्रसिद्ध है, तो पान की खेती भारत में आरंभ से हो रही है। लेकिन ये तीनों चीजें जो है भारत में पुर्तगाली लेकर के आए हैं। और इसके अलावा जो अफीम है, अफीम कहां से आई है भारत में? एशिया माइनर से आई है। ठीक है, इसी के नाम पर जो है एशिया माइनर से आई है। हालांकि भारत में अफीम की खेती बाद में होने लगी थी, लेकिन स्टार्टिंग यहां से आई थी। और इसी अफीम के द्वारा अंग्रेजों ने जब चीन में बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात किया, तो चीन के साथ जो है युद्ध हुए थे, जिन्हें अफीम युद्ध के नाम से इतिहास में जाना जाता है। तो अफीम युद्ध इसीलिए हुए थे क्योंकि ब्रिटिश जो है वे ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने के लिए चीन में बड़ी मात्रा में अफीम का निर्यात करते थे, जिससे वहां की जनता जो है वो नशे का शिकार हो रही थी। और जब वहां के शासकों ने इसका विरोध किया तो फिर युद्ध हुआ। ठीक है, तो ये एशिया माइनर से आया। और जो कॉफी है, कॉफी वास्तव में ये एक संत बाबा थे, मुस्लिम संत बाबा थे, जिनका नाम था बाबा बुदान। ठीक है, बाबा बुदान, बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है ये। कॉफी कितने लोगों को पसंद है भाई? मुझे तो बहुत पसंद है कॉफी। बाबा बुदान जो है ये यमन से लेकर के आए। तो धन्यवाद हो बाबा बुदान का, जो कॉफी लेकर के आए यहाँ पर। और कॉफी फिर बाद में भारत में इसका उत्पादन हुआ, लेकिन मूल रूप से कहां से आया ये चीज है। जैसे मक्का भी मूल रूप से कहां से है? मक्का मूल रूप से जो है अमेरिका का उत्पाद है। तो अमेरिका आज भी अमेरिका मक्के का बड़ा उत्पादन करता है, बड़ी मात्रा में अमेरिका जो है मक्के का उत्पादन करता है। ठीक है, तो इनके बारे में जानकारी हो गई। पुर्तगालियों से संबंधित आंसर ये सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बंगाल की निम्न फैक्ट्रियों में से कौन सी एक है जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी? ठीक है, बंगाल में स्थित तमाम फैक्ट्रियों में से कौन सी ऐसी फैक्ट्री है जिसकी स्थापना किसने की थी? जिसकी स्थापना पुर्तगालियों ने की थी। उस मैप पर अगर जाइएगा तो वहां पर स्पष्ट मिल जाएगा, इसलिए वो मैप अपने पहले दे दिया, तो आप इसको पहुंच करके उसको स्कैन करके इनको पूरा अपना याद कर सकते हैं। पूछा गया है कहां पुर्तगालियों की कंपनी थी, कहां पर? बंगाल में। ए बांदेल या बंदेल, बी चिंसुरा, सी हुगली, डी श्री रामपुर। तो मैप देख करके आप बताइए कहां पर थी सबसे पहली कंपनी पुर्तगालियों की? तो पुर्तगालियों की पहली कंपनी जो यहां पर थी वो थी सी हुगली में।
ठीक है, हुगली नदी है एक, वही उसी के नाम पर ये हुगली यहाँ पर बंदरगाह भी है। अगला प्रश्न है, किन यूरोपियों ने या किस यूरोपीय कंपनी ने या यूरोपीय किस देश ने भारत में प्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? इनमें से पहला सामुद्रिक केंद्र भारत में व्यापार के लिए किसने स्थापित किया था, ये आपको बताना है। ए अंग्रेज, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली और डी डच। तो पहले जो है जिन्होंने भारत में स्थापित किया, पीछे आप देख चुके हैं, कोचीन में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला व्यापारिक केंद्र या पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। ये यूरोप की पहली शक्ति थे जिन्होंने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। उसके बाद तमाम देशों ने यह काम किया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अफ्रीका में सबसे पहले व्यापारियों के रूप में पहुंचे जो कि अंततः अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेश की स्थापना का कारण बना? मैंने यूरोप जब पुर्तगाल का मैप दिखाया था वास्को डी गामा का भारत आगमन का, तो वहां दो लाइनें बनी हुई थी। एक लाइन आशा अंतरीप पर जाकर के समाप्त हो जाती है, और वो कौन सी लाइन थी? वो लाइन थी बार्थोलिमा की। बार्थोलिमा पुर्तगाली था, तो इसी बार्थोलिमा ने अफ्रीका की खोज की थी। ठीक है, और अफ्रीका को इससे पहले अंध महाद्वीप कहा जाता था, उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। तो इस अंध महाद्वीप को जब बार्थोलिमा ने खोजा तो वहां पर सबसे साउथ में जाकर के, जिसे हम आज दक्षिण अफ्रीका कहते हैं, वहां पर जब ये रुका तो उसको नाम दिया गया केप ऑफ गुड होप या आशा अंतरीप। यानी कि अब ये अंध द्वीप नहीं है बल्कि क्या है, आशा का द्वीप है। केप ऑफ गुड होप आज भी वहां पर मौजूद है इसी नाम से। तो इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज जो है पुर्तगाली नाविक बार्थोलिमा ने की थी। बहुत महत्वपूर्ण है ये, इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है ये। ठीक है, और बाकी हम इसके बारे में पीछे आपको बता चुके हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कूट बनाने हैं। इसमें कौन कौन से कथन सही है, इस आधार पर कूट बनाने हैं। पौंडचेरी या वर्तमान में पुडुचेरी या पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चुनाव कीजिए। पौंडचेरी के बारे में 3 कथन हमारे सामने लिखे हुए हैं, हमें इसमें से सही कथन का चुनाव करना है। क्या है कथन? पहला है, पौंडचेरी पर अधिकार करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। दूसरा है, पौंडचेरी पर अधिकार करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। तीसरा है, अंग्रेजों ने कभी भी पौंडचेरी पर अधिकार नहीं किया था। ठीक है, हमें बताना है कि पौंडचेरी के बारे में ये जो 3 बातें लिखी हैं, इनमें से कौन कौन सा सही है। तो हम देख रहे हैं इसमें कि इसमें केवल एक सही है, केवल एक सही है, क्योंकि ये जो कथन लिखा है ना, अंग्रेजों ने पौंडचेरी पर कभी अधिकार नहीं किया, ये गलत है। अंग्रेजों ने पौंडचेरी पर अधिकार किया है। पौंडचेरी पर अधिकार करने वाली दूसरी शक्ति फ्रांसीसी थे, ये कथन भी गलत है। केवल ए सही है, केवल एक सही, इसलिए आंसर ए हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। पौंडचेरी पर अधिकार करने वाली दूसरी जो यूरोपीय कंपनी है वे फ्रांसीसी नहीं बल्कि डच थे। ठीक है, डच ऐसी दूसरी कंपनी थे जिन्होंने पौंडचेरी पर अधिकार किया था, और अंग्रेजों ने जो है 1763 ईस्वी में जो पेरिस की संधि है, इससे फ्रांस जो है अंग्रेजों की, जो ये लिखा हुआ, अंग्रेजों ने कभी भी पौंडचेरी पर अधिकार नहीं किया, तो अंग्रेजों ने पौंडचेरी पर अधिकार किया था, लेकिन बाद में इन्हें फ्रांस को इसको देना पड़ा था पेरिस की संधि के द्वारा, जो यूरोपीय कारणों से हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे या फैक्ट्रियां स्थापित की थी? किसने? डचों ने। इसका आंसर भी मैप में छुपा हुआ है, पीछे मैप जाके देखेंगे तो। ए नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम। बी सूरत, भरूच, आगरा। सी कोचीन, अहमदाबाद, पटना। डी उपरोक्त सभी। क्या बताना है? डचों ने कहां कहां पर अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए हैं, ये आपको बताना है। तो मैप देखने के बाद आप देखेंगे कि इन सभी स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी स्थानों पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है?
ए, आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। बी, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। सी, आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। और डी, आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल और फैक्चुअल क्वेश्चन है टाइप का, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, कौन सा सही है, इनको आप देखेंगे तो हम देखते हैं कि ये वाला कथन जो इसमें लिखा है भाग नहीं था, ये गलत है, सही नहीं है। आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिसमें बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया, ये भी गलत है। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया, ये भी गलत है। आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, ये सही है। आधुनिक कोची जो है ये भारत की स्वतंत्रता यानी कि 1947 तक जो है डचों का उपनिवेश बना रहा। इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लें कि जब भारत जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका जो व्यापार पर एक प्रकार से इंटरेस्ट था, ये भारत से ज्यादा इंडोनेशिया में व्यापार करने के लिए उत्सुक रहते थे। और इनको जो है जो डच थे, डचों ने पुर्तगालियों को भारत से बाहर निकाल दिया। ये जो है डचों ने पुर्तगालियों को भारत से बाहर निकाल दिया और आधुनिक कोची पर इन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण कराया, ये वाला गलत है। फोर्ट विलियम का निर्माण इन्होंने नहीं कराया था, इसलिए ये वाला कथन गलत हो गया है। तो केवल एक ही सही है, आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था, सही वाला बताना है। ये भी देखना पड़ता है ना कई बार कि सही है या सही नहीं है, किस प्रकार से पूछा गया है। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के केरल में त्रावणकोर राज्य के बारे में निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है या कौन कौन से सही है, कूट के आधार पर उत्तर आपको बताना है। ठीक है, तो कूट के आधार पर हमें पहले देखना होगा क्या है। पहला है 1729 से 1798 तक मार्तंड वर्मा त्रावणकोर के शासक थे। दूसरा है त्रावणकोर ने एक सशक्त सेना बना करके 1741 ईस्वी में डच लोगों को हराया था। तीसरा है त्रावणकोर ज्ञान का महत्वपूर्ण केंद्र था। और इस पर हम जब ध्यान देते हैं तो हम बताते हैं कि तीनों ही कथन जो हैं वो त्रावणकोर जो कि केरल राज्य में है, त्रावणकोर के बारे में कहे गए ये तीनों ही कथन पूरी तरह से सही हैं। ठीक है ना, पूरी तरह से ये सही है, इसलिए आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 13, ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय इंग्लैंड का शासक कौन था? ए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय फ्रांस का शासक कौन था? फ्रांस का शासक उस समय लुई 14वां था। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय इंग्लैंड का शासक था। ए, चार्ल्स प्रथम, बी, एलिजाबेथ प्रथम, सी, जेम्स प्रथम और डी, जेम्स द्वितीय। तो सही आंसर होगा बी, एलिजा प्रथम। ठीक है, स्थापना इसकी जब हुई है 1600 ईस्वी में, उस समय एलिजा प्रथम वहां की गद्दी पर थी। अब इसको भारत के संदर्भ में पूछा गया है कि जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था या हुआ था उस समय भारत में कौन बादशाह था? तो उस समय भारत में जो बादशाह था वो था बादशाह अकबर। और राल्फ फिच जो है अकबर के समय ही आया। बाद में व्यापार की अनुमति जो है अंग्रेजों को वो जहांगीर के समय में मिली थी जब हॉकिंस भारत में आया। और हॉकिंस के बाद फिर थॉमस रो आया, वो जहांगीर के समय में आया। अगर ये प्रश्न आए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में जब व्यापार का आरंभ किया उस समय मुगल गद्दी पर कौन बैठा था? तो आंसर हो जाएगा जहांगीर। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा ए। अगला है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया? सूरत में अपना प्रथम कारखाना स्थापित करने वाली यूरोपीय व्यापारिक कंपनी कौन सी थी? ए, डच, बी, अंग्रेज, सी, फ्रांसीसी और डी, पुर्तगाली। बहुत ही सरल प्रश्न है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है और आप लोग इसका आंसर जरूर जानते होंगे। अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला व्यापारिक केंद्र जो है वो कहां पर स्थापित किया? सूरत में, जैसे कि पुर्तगालियों ने कोचीन में किया था। ठीक है,
ये कैसे किया था? जब परमिशन मिल गई थी जहांगीर से व्यापार करने की, तो व्यापार करने के लिए पहला केंद्र सूरत में ही स्थापित किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहां थी? आरंभिक दौर में इनकी वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहां थी? वेस्टर्न मतलब पश्चिमी जो व्यापार का केंद्र था वो कहां था? या प्रेसिडेंसी का मतलब एक प्रकार से राजधानी, जहां से पूरा जितनी भी उनकी पूरे भारत में जहां जहां भी केंद्र होंगे उसको यहीं से नियंत्रित किया जाता था। तो वो क्या था? ए सूरत, बी सतारा, सी बॉम्बे और डी पणजी। कब पूछा है? आरंभिक दौर में। ठीक है, पीछे हम आपको बता चुके हैं कि बंबई जो है वो किससे मिला अंग्रेजों को? बंबई पुर्तगालियों से मिला था अंग्रेज को। और कब मिला था? ये मिला था इनको 1661 ईस्वी में। कि वो भी किसको? राजा को, शासक को मिला था, ब्रिटेन के शासक को। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बंबई कब आया है? ईस्ट इंडिया कंपनी को बंबई मिला है 1668 ईस्वी में। और 1668 ईस्वी से पहले ही अंग्रेजों के पश्चिमी तट पर व्यापारिक केंद्र स्थापित हो चुके थे। इसका मतलब है कि बॉम्बे तो बिल्कुल नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? सूरत। यानी कि जब तक बंबई इनके पास नहीं था तब तक ये सूरत में ही इनकी वेस्टर्न प्रेसिडेंसी का केंद्र था। ठीक है, बाद में जब 1668 ईस्वी में बंबई किराए पर दे दिया वहां ब्रिटेन के शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसके बाद बंबई को वेस्टर्न प्रेसिडेंसी बना दिया गया था। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली या सौली के स्थान पर हराया था? स्वाली के युद्ध या सौली के युद्ध के नाम से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को पराजित किया था? पीछे हम देख रहे हैं ना कि पुर्तगालियों को अंग्रेजों ने पराजित करके बाहर कर दिया और जो भारत का व्यापार था उससे बेदखल कर दिया। तो यहां पर पूछ रहे हैं कि वो कौन सा अंग्रेज अधिकारी था जिसने पुर्तगालियों को सौली या स्वाली नामक स्थान पर युद्ध में हराया था? इसके बारे में हमें बताना है। तो यहां पर ए विलियम हॉकिंस, बी थॉमस बेस्ट, सी थॉमस रो, डी जोशिया चाइल्ड। सही उत्तर है बी थॉमस बेल्ट। थॉमस बेल्ट ने स्वाली या सौली नामक स्थान पर पुर्तगालियों को पराजित किया अंग्रेजों की ओर से। ठीक है, और ये एक समुद्री युद्ध था और इस युद्ध में पुर्तगालियों के व्यापार को काफी नुकसान पहुंचाया, भारत में उसके व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया। ये जो समय था, इस समय वास्तव में ये युद्ध ऐसे समय पर हुआ था जब जहांगीर था भारत में। जब जहांगीर ने अंग्रेजों को व्यापार के लिए अनुमति देने का प्रयास किया तो पुर्तगालियों ने जहांगीर को भड़काया और इसी बात से अंग्रेज जो है वो पुर्तगालियों से नाराज हो गए थे और पुर्तगालियों को उन्होंने परास्त करके फिर बाद में जहांगीर से भारत में व्यापार की अनुमति प्राप्त की। ठीक है, तो ये जो उसका हेड था उस सेना का जिसने हराया था पुर्तगालियों को, वो थॉमस बेस्ट था। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? ए चार्ल्स आयर, पीछे हमने जो फैक्ट आपको बताई उनमें था ये जॉब चौरनॉक या चारनॉक, कुछ भी कह सकते हैं। सी गैरोल्ड आंगियार और डी विलियम नॉरिस। इनमें से कौन था जिसने कलकत्ता की स्थापना की या कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है? तो वो था जॉब चारनॉक। ठीक है, जॉब चारनॉक के बारे में थोड़ी सी और जानकारी हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। ये जॉब चारनॉक जो है ये बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट के रूप में आया और इसने 10 फरवरी 1691 ईस्वी को सुतानती में एक अंग्रेज फैक्ट्री की स्थापना की। ठीक है, सुतानती बंगाल में, वहां पर एक अंग्रेज फैक्ट्री इसने स्थापित की और बंगाल का जो सूबेदार था उसने अंग्रेजों को सुतानती, कालीकट और गोविंदपुर, याद रखना पूछा गया ये प्रश्न, सुतानती, कालीकट और गोविंदपुर, इन 3 गांवों की जमींदारी जो है वो इसको मिल गई। ठीक है, अंग्रेजों को मिल गई और इन्हीं तीनों को मिला करके जॉब चारनॉक ने आधुनिक कलकत्ता की नींव रखी, उसको मॉडर्नाइज कराया और संयुक्त रूप से उसको फिर पूरा मिला करके कलकत्ता बनाया। ठीक है, मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जानते थे? कहां पर? मद्रास में। ए फोर्ट विलियम, बी फोर्ट सेंट जॉर्ज,
सी एल्फिंस्टन सर्किल और डी मार्बल पैलेस। ऊपर के दो नाम बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं ना, आंसर इन्हीं में छुपा हुआ है। ऐसे प्रश्न हमारे अक्सर ह्यूमन एरर की वजह से गलत हो जाते हैं। इनको पढ़ते समय बहुत एकाग्रता की जरूरत होती है। अगर आप इनको जल्दबाजी में पढ़ते तो ये 100% गलत हो जाएंगे। इसका सही आंसर होगा बी, फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है ये मद्रास में स्थित था और ये मद्रास में ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का केंद्र था। यहीं से वहां के पूरे व्यापार को ये कवर किया करते थे। ठीक है, और इसमें जो है 1641 ईस्वी में ये कहां पर है, कोरोमंडल तट पर है। ठीक है, 1641 ईस्वी में कोरोमंडल तट पर फोर्ट सेंट जॉर्ज कंपनी का मुख्यालय बनाया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय बनाया गया फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से। और ये जो महत्वपूर्ण केंद्र था, यहीं से पूरा जो सुदूर दक्षिण का जो व्यापार था वो यहीं से कंट्रोल किया जाता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई किससे प्राप्त किया था? तो पीछे हम आपको बता चुके हैं, इन्होंने बंबई पुर्तगालियों से प्राप्त किया था। क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से पूछा है तो डेट या इसकी कब होगी, 1668 ईस्वी। अगर पूछा जाता कि ब्रिटेन के जो महाराजा थे उनको किस वर्ष पुर्तगालियों से बंबई प्राप्त हुआ, तो समय हो जाता 1661 ईस्वी। ठीक है, 1661 ईस्वी से 1668 ईस्वी तक जो बंबई है वो किसके पास रहा, वो ब्रिटेन के जो सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय, इनके पास था। लेकिन बाद में चार्ल्स द्वितीय ने इसको बंबई को किराए पर दे दिया, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो पुर्तगालियों की राजकुमारी कैथरीन का विवाह किसके साथ हुआ था, चार्ल्स द्वितीय के साथ। मतलब दहेज का प्रचलन ये शुरुआत से चला आ रहा है। अच्छा, दहेज से याद आया, भारत का पहला ऐसा विवाह जिसमें दहेज का लेन देन हुआ था, भारत का पहला ऐसा विवाह जिसमें दहेज का लेन देन हुआ था। एक तो एंशिएंट हिस्ट्री में है, महाजनपद काल में है ना, एंशिएंट हिस्ट्री में ही ये दोनों प्रमाण, एक महाजनपद काल से है। और महाजनपद काल में आप जब पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध के समय के 4 जो राजतंत्र या महाजनपद हैं, उनमें से महत्वपूर्ण जो था मगध था, कौशल था, वत्स था, अवंती था। तो उसी में कौशल का जो राजा था प्रसेनजित, उसकी जो बहन थी उसने अपना विवाह मगध के शासक बिंबिसार के साथ कर दिया था और दहेज में काशी दे दिया था, बनारस को दहेज में। क्योंकि काशी को लेकर के इनके बीच में काफी लड़ाइयां होती थी, तो महाकौशला का विवाह जो है बिंबिसार के साथ किया। इसी महाकौशला और बिंबिसार से उत्पन्न हुआ अजातशत्रु, जो हर्यक वंश का एक महान शासक माना जाता है। और दूसरा इसी प्रकार का विवाह हुआ है मौर्यगुप्त में, मौर्य काल में, जिसको आप जरूर जानते होंगे। मौर्य काल में ये विवाह हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना के साथ। सेल्यूकस निकेटर की पुत्री हेलेना का विवाह जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ है। एक डील थी, ये राजनीतिक डील थी और यह भारत में होने वाला पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था। इस विवाह में सेल्यूकस निकेटर ने जो पश्चिमोत्तर प्रांत थे वहां के 5 प्रांत दहेज के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए थे। और इसी विवाह के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वो अफगानिस्तान तक विस्तारित हो गया था। तो ये था हमारा 20वां और लास्ट प्रश्न। कंटिन्यू रखेंगे आगे इसी को, क्योंकि आधुनिक भारत का ये वाला पार्ट कम से कम बहुत महत्वपूर्ण है। भर भर के क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। तो आज की जो व्याख्या है इसी को आधार बना करके आगे भी जहां जरूरत पड़ेगी हम फिर से कंटेंट लेकर के आएंगे बीच बीच में क्वेश्चन के। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है लेकिन बड़ा ही ये हेल्पफुल होता है आपके लिए। तो इसको पढ़िए, एंजॉय करिए, बढ़िया बढ़िया कमेंट करिए और बताइए कि और किस तरह से हम इसमें नयापन ला सकते हैं, क्या इसमें कुछ और नया जोड़ें या मतलब क्या बेटर कर सकते हैं जिससे आपको आपके एग्जाम में हम हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू।